इंटरस्टेलर मूवी में कूपर जब अपनी जान की परवाह किए बिना एक ब्लैक होल की तरफ बढ़ता है तब हम सब की सांसें थम जाती है। लेकिन सवाल ये है, कूपर ब्लैक होल के अंदर गया कैसे और अंदर जाने के बाद में वो मरा क्यों नहीं। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल है कि कूपर ब्लैक होल से वापस बाहर कैसे आया, क्योंकि जिस प्रकार से अपन सब जानते हैं कि ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद में हम वापस नहीं आ सकते। क्या हमारे यूनिवर्स की शुरुआत एक ब्लैक होल से हुई थी या हमारा यूनिवर्स एक ब्लैक होल के अंदर है? आज हम यही सब जानेंगे विज्ञान की गहराई में उतरकर। इंटरस्टेलर मूवी में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल दिखाया जाता है जो साइज में हमारे सन से मिलियंस टाइम बड़ा था, और यही कूपर अपने रोबोट के साथ में उस ब्लैक होल के अंदर जाता है। और जैसे ही कूपर ब्लैक होल के अंदर गिरता है तो सब कुछ अजीब होने लगता है। अपन ने वीडियो की शुरुआत में बात की थी कि कूपर ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद में मरा क्यों नहीं। उसका रीजन ये था कि कूपर ब्लैक होल में सिंगुलरिटी के पास में नहीं पहुंचा, जहां पे टाइम और स्पेस डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, बल्कि कूपर पहुंचा सिंगुलरिटी से पहले एक अलग डायमेंशन में, एक हायर डायमेंशन में, जिसे टेसरेक्ट बोलते हैं। यहाँ टाइम एक डायमेंशन है और टाइम को एक फिजिकल थिंग्स के रूप में देखा जाता है, जहाँ पे अपन टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने डायमेंशन से एक हायर डायमेंशन था। और जहाँ कूपर अपनी बेटी के कमरे को हर टाइम से देख सकता है, वो टाइम में पीछे जाके देख सकता है, टाइम में आगे जाके देख सकता है, क्योंकि टाइम उस डायमेंशन में एक फिजिकल थिंग्स के रूप में होता है। लेकिन वो फिजिकल रूप से उस कमरे में मौजूद नहीं था। वो ग्रेविटी का इस्तेमाल करके मोर्स कोड उस रूम में भेजता है, क्योंकि वो एक हायर डायमेंशन में था, एक टेसरेक्ट के अंदर था, जिसकी वजह से वो टाइम को आगे पीछे कर सकता था। और जब कूपर का मिशन पूरा हो जाता है तो टेसरेक्ट की हायर बीइंग उसको ब्लैक होल से बाहर निकाल देती है। लेकिन क्या ये सिर्फ मूवी की कहानी थी या इसमें कुछ साइंटिफिक रियलिटी भी है? ब्लैक होल वो जगह होती है जहाँ पे ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि वहाँ पे लाइट भी स्केप नहीं हो सकती। लाइट भी अगर एक बार ब्लैक होल के अंदर चली जाए तो वहाँ से वो बाहर नहीं आ सकती। इसलिए इसे ब्लैक कहा जाता है, क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। जब कोई मैसिव स्टार अपने फ्यूल को खत्म कर देता है तो अपनी ही ग्रेविटी की वजह से वो इनवर्ट कोलैप्स होता है, और इसके बाद में जो बचता है वो होता है सिंगुलरिटी, जहां मास इनफाइनाइट होता है और स्पेस टाइम डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, और इसके चारों तरफ एक बाउंड्रीज क्रिएट हो जाती है जिसे इवेंट होराइजन बोलते हैं, जहां से अगर कोई वस्तु अंदर चली जाए तो उस इवेंट होराइजन बाउंड्री से बाहर नहीं आ सकती। ब्लैक होल्स के बारे में सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1915 में अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए बताया था, लेकिन उस समय उन्हें यह भी नहीं पता था कि ब्लैक होल रियली में एग्जिस्ट करते हैं। और 2019 में सबसे पहले ब्लैक होल की तस्वीर कैप्चर की गई, जिसे M87 गैलेक्सी के सेंटर से कैप्चर किया था, और कैप्चर करने वाली टेलीस्कोप का नाम था इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। एंड फ्रेंड्स, ब्लैक होल एक ही टाइप के नहीं होते हैं, ब्लैक होल कई टाइप्स के होते हैं। अपन उन सब टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे पहला टाइप आता है स्टेलर ब्लैक होल, जो किसी मैसिव स्टार्स के कोलैप्स होने से बनते हैं। एंड ब्लैक होल का दूसरा टाइप होता है सुपरमैसिव ब्लैक होल, जो साइज में सबसे बड़े होते हैं और सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये ब्लैक होल हर गैलेक्सी के सेंटर में पाए जाते हैं, जैसे अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में सैजिटेरियस ए नामक ब्लैक होल पाया जाता है। और अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि ब्लैक होल के पास में टाइम स्लो क्यों होता है? जिस प्रकार से अपन ने इंटरस्टेलर मूवी में देखा कि जब कूपर ब्लैक होल के पास में था सिर्फ कुछ मिनटों के लिए, लेकिन पृथ्वी पे कई साल बीत गए। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। ये आइंस्टीन की रिलेटिविटी के नियम से संभव है। एंड कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि अपना पूरा यूनिवर्स एक ब्लैक होल के अंदर हो सकता है, और इस सिद्धांत को वो बोलते हैं ब्लैक होल कॉस्मोलॉजी। इसके अनुसार बिग बैंग के समय एक दूसरे यूनिवर्स के ब्लैक होल से हमारा यूनिवर्स जन्मा हो सकता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अपन सब जानते हैं हर गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल होता है। वो ब्लैक होल अपने चारों ओर के सोलर सिस्टम को, अपने चारों ओर के स्टार्स को अपने अंदर खींच लेता है। धीरे धीरे करके ब्लैक होल पूरी गैलेक्सी को अपने अंदर खींच लेता है, और इस प्रकार से पूरे यूनिवर्स में सिर्फ ब्लैक होल ही बच जाते हैं, क्योंकि हर गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल है, और वो ब्लैक होल पूरी गैलेक्सी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और पूरे यूनिवर्स में सिर्फ ब्लैक होल ही रहते हैं। और उनमें से जो भी सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है वो दूसरे ब्लैक होल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और लास्ट में सिर्फ एक ही ब्लैक होल बचता है। एंड लास्ट में उस ब्लैक होल का मास और टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि वो सिंगुलरिटी में कन्वर्ट हो जाता है। एंड उसी सिंगुलरिटी से बिग बैंग होता है, और उसी बिग बैंग से वापस यूनिवर्स की शुरुआत होती है। एंड ये साइकिल इस प्रकार से जारी रहता है। एंड अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या फ्यूचर में अपने पास में ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है कि हम ब्लैक होल के अंदर चले जाए? स्टीफन हॉकिंग के अनुसार इंफॉर्मेशन पूरी तरह से नष्ट नहीं होती। हॉकिंग रेडिएशन के जरिए एक ब्लैक होल धीरे धीरे इवोपरेट होता है, लेकिन आज तक हम ये नहीं जानते कि अगर हम ब्लैक होल के अंदर जाए तो वहाँ क्या होगा, क्या हम वापस आ सकते हैं। लेकिन नासा एक ऐसा प्रोब्स बना रहा है जो फ्यूचर में ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास में जा सकता है, और ब्लैक होल से और भी डेटा कलेक्ट करके अपने को भेज सकता है। कूपर इंटरस्टेलर में एक साइंटिस्ट था, लेकिन उसका साहस उसे एक ऐसी जगह ले गया जहाँ विज्ञान और भावनाएं एक हो गई हो। ब्लैक होल सिर्फ एक स्पेस ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक ऐसा दरवाजा है समय से परे, विज्ञान से परे, और शायद हमारे अस्तित्व के रहस्य तक। फ्रेंड्स, आपका इस ब्लैक होल कॉन्सेप्ट के बारे में क्या विचार है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और तब तक के लिए इमेजिन करते रहिए पूरे यूनिवर्स को।